Good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. So in the previous lecture, we have discussed about the, I think, running torque under running condition. So today we will see some numerical okay. Okay. प्रीवियस क्लास को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं पहले। अच्छा, असीमा कुमारी, आर यू ऑडिएबल? असीमा कुमारी। Yes, sir. अच्छा, तुम बताओ तो कि what is the condition for the maximum torque under running? रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क का जो कंडीशन पिछले क्लास में हमने बताया था वो क्या है, मेन कंडीशन क्या है? Sir, NR is equals to NS. ये एनआर एनएस कहाँ से है? एनआर इज इक्वल टू एनएस, मतलब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड सेम हो जाएगा। फील्ड का जो स्पीड है, रोटर का जो स्पीड है, ये दोनों सेम होगा। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है? कोई बता सकता है कि रोटर का स्पीड और फील्ड का स्पीड सेम हो सकता है? कोई बता सकते हो? सौरभ? नो सर, ये पॉसिबल है नहीं है? नहीं। अच्छा, क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? एनआर आप बताओ। हेलो? यस हाँ, तुम्हारी आवाज ठीक से आ नहीं रहा है। हेलो। हाँ हाँ, बताओ। बताओ। मोटर रन नहीं सर, मोटर रन नहीं करेगा फिर। मोटर रन नहीं करेगा। दोनों स्पीड अगर सेम हो जाएगा तो मोटर रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब दोनों स्पीड अगर सेम हो जाएगा तो रोटर कंडक्टर तो कोई भी फ्लक्स कट नहीं करेगा, है कि नहीं?
सो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर इंडक्शन मोटर के लिए, लेकिन हमने पूछा कि मैक्सिमम टॉर्क का जो कंडीशन है अंडर रनिंग कंडीशन, असीमा तुमसे पूछा था, कल के क्लास किए थे तुम, प्रीवियस क्लास में थे? कल का फर्स्ट लेक्चर नहीं किए, मतलब सर नहीं कर पाए थे, इधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सेकेंड लेक्चर में मेरा प्रॉपर्ली कनेक्ट हुआ था नेट, अच्छा तो अच्छा, सेकेंड लेक्चर का हम सर बनाए थे नोट्स। ओके। सो बताओ कौन बताएगा? Sir, R2 equal to Sx2. R2 इक्वल टू S into X2, R3। Sx2 equal to R2. ओके, तो प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट। एक मिनट, सो R2 इक्वल टू S into X2, ठीक है। अच्छा, ये जो X2 है, ये X2 एक्चुअली है क्या? X2 क्या है? Reactance. रिएक्टेंस। कौन सा वाला रिएक्टेंस, ये तो बोलना होगा। X2 कौन सा कंडीशन का ये रिएक्टेंस है? The running condition. रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन तो ये टोटल हो जाएगा। रनिंग कंडीशन का जो रिएक्टेंस है हमारा, वो तो X2 डैश्ड है, मतलब कि S into X2, ये पूरा का पूरा ही रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस का वैल्यू है, लेकिन सिर्फ So X2। stand still reactance. The rotor हाँ reactance. हाँ, रोटर का स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो रिएक्टेंस है वही X2 है, ठीक है। ये स्टैंड स्टिल वैल्यू है, याद रखना। अच्छा, सो ये मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है जब रोटर रेजिस्टेंस हमारा रिएक्टेंस, मतलब रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन, उसके साथ अगर इक्वल हो जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क को अचीव कर लेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि मान लो कि मोटर का लोड हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया। सो हमारा जो रोटर का जो करंट है, वो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा या सेम रहेगा या फिर डिक्रीज होगा? सोच समझ के बताओ। Sir, increase होगा. क्यों? कैन यू एक्सप्लेन? सर लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड सर कम होगा, और स्पीड कम होगा तो सर तुमसे पूछा, फ्लक्स ज्यादा कौन बोला? बढ़ेगा। कौन बोला? किसने बोला? किसने बोला बताओ? यस सर। गौतम? यस सर। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा, जिसको मैं सर पूछूंगा हमको लगा सर। वही आंसर देगा। नहीं, तुम चुप रहो। ठीक है सर। हाँ बताओ। रिचिका बता रहे थे शायद। Yes, sir. हाँ बताओ,
करंट तो सर, बढ़ेगा, हम लोड लोड को जब हम इंक्रीज करेंगे करंट बढ़ेगा। सर जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। तो यस सर, तो सर स्पीड डिक्रीज होता है तो वो सर ज़्यादा फ्लक्स को कट करता है। ओके, तो सर लेंस लॉ के अकॉर्डिंग टू कि वो फ्लक्स को अपोज करेगा। नहीं नहीं, वो तो तो सर वो तो वो तो वो तो इनपुट करंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ ठीक है, अपोज करेगा, अपोज करने के बाद हमारा इनपुट करंट बढ़ेगा, लेकिन जो तुम बता रहे थे रोटर के करंट के बारे में वही बताओ कि फ्लक्स स्पीड डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद। ठीक ही जा रहे थे, बताओ। जब स्पीड घटेगा, स्पीड डिक्रीज होगा, तब क्या होगा? फ्लक्स को ज्यादा सर कट करेगा ना। यस सर। तो सर हाँ जब सर क्योंकि E2 जो सर ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो सर इसलिए करंट। हाँ, मतलब कि वहां पर ज्यादा फ्लक्स कट करने से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यस सर। यही इसका सही आंसर है। वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ तो कि ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है R2, R2 क्या है? रोटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है? मैंने बताया था पिछले यस क्लास में, सर। बताओ, डिपेंड करता है। यस सर। मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? नो सर। मैक्सिमम जो टॉर्क, जब रोटर मैक्सिमम टॉर्क को अचीव कर लेगा, जब तक वो अचीव नहीं कर पाएगा तब तक अगर हम रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसको जब हम इंक्रीज स्टार्टिंग करेंगे, में करता सर। हाँ, तो टॉर्क का वैल्यू इंक्रीज करेगा। लेकिन मैंने एक ग्राफ दिखाया था ना, ये वाला एक ग्राफ दिखाया था ना, इस टाइप का, एक तरफ टॉर्क था एक तरफ रेजिस्टेंस था। तो जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे टॉर्क भी बढ़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क जब बढ़ेगा कितना तक? मैक्सिमम, उसका भी तो एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू को जब वो अचीव कर लेगा उस टाइम पे रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब मैक्सिमम टॉर्क रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फिर टॉर्क घटना स्टार्ट कर देगा। तो क्या डिपेंड करता है? मान लो कि हमारा रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस पे हमारा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू टीएम है। इस वक्त मान लो कि हमारा स्लीप मान लो कि 4% है, ठीक है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस का वैल्यू 2R कर देंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये टॉर्क का वैल्यू क्या चेंज होगा? चेंज नहीं होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। तो क्या चेंज होगा? इसका जो स्लीप है, मतलब कि पहले आर, जब रेजिस्टेंस आर था तब मान लो कि स्लीप S1 था, मैक्सिमम टॉर्क टीएम था, TM1। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने डबल कर दिया तब भी मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू सेम ही रहेगा, लेकिन जिस स्लीप में S1 स्लीप में मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलता था, लेकिन इस बार स्लीप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। किस किसका वैल्यू डिपेंड करेगा? मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लीप में हुआ है वो स्लीप के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज कर देंगे तो जिस स्लीप में मैक्सिमम टॉर्क हमें मिला था वो स्लीप चेंज हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना। सो मैक्सिमम टॉर्क कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो अच्छा, तो हम देखते हैं अब कि एक छोटा सा एक
न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, a star connected rotor winding of 3-phase induction motor has a resistance of 0.2 ohm per phase and a standstill reactance of 1 ohm per phase। ठीक है, find the value of external resistance per phase to be added to give maximum starting torque and what is the power factor of the rotor circuit। ठीक है, सर्किट। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो क्या पूछ रहा है, a star connected rotor winding of a 3-phase induction motor has a resistance of 0.2 ohm per phase and a standstill reactance 1 ohm per phase। ठीक है, मतलब यहाँ पर R2 का जो वैल्यू है, R2 का वैल्यू दिया गया है 0.2 ओम पर फेज एंड X2 का जो वैल्यू दिया है 1 ओम पर फेज। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज टू बी एडेड टू गिव मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज टू बी एडेड टू गिव मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर में क्यों कनेक्ट करते हैं गौतम, क्यों कनेक्ट करते हैं बताओ? स्टार्टिंग में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करते हैं? Am I audible? यस सर। हाँ बताओ तो। सर स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, वही ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वैल्यू को हमें निकालना होगा कि स्टार्टिंग में जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो कितना रेजिस्टेंस लगाने पर हमें मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से हमें मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। वही रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट क्या है, उस टाइम पे जब पावर फैक्टर, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट, उस टाइम पे
हमारा रोटर सर्किट का पावर फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ। बताओ। अच्छा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये स्टैंड स्टिल कंडीशन वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टैंड स्टिल, एट द स्टैंड स्टिल। तो स्टैंड स्टिल में हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस किसके साथ इक्वल होता है, मैक्सिमम, जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, R2 इज इक्वल टू x2 x2। तो यहाँ पर जो R2 है मतलब रेजिस्टेंस है, वो टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो टोटल रेजिस्टेंस मतलब के यहाँ पर R2 लिया है तो ठीक है। तो R2 क्या होगा, R2 उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है प्लस एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस जितना हम लगा रहे हैं वो टोटल वैल्यू ही यहाँ पर R2 है। ठीक है, तो इसको ये वाला इसको R से लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको ठीक है, छोड़ो, इसको R2 ही लिखते हैं। इसको हम रोटर रेजिस्टेंस R सफिक्स स्मॉल r कर देते हैं, मतलब कि रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो R2 है, ये R2 हमारा रोटर का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है उसका समेशन है। मतलब R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोटर का जो रेजिस्टेंस है मतलब कि RR, एंड मान लो कि एक्सटर्नली हम RX को यहाँ पर कनेक्ट किया है। ठीक है, ये RX क्या है, RX एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, RX क्या है, RX हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर RR प्लस RX इज इक्वल टू X2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 0.2, RX X2 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पर RX का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, 0.8। 0.8। तो इतना ओहम रेजिस्टेंस अगर हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम जो टॉर्क है वो टॉर्क हमें मिल जाएगा। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओहम है, इसके साथ एक्सटर्नली अगर हम 0.8 ओहम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ये मोटर मैक्सिमम टॉर्क को अचीव कर लेगा, मतलब मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे पावर फैक्टर कितना आएगा बताओ तो, रोटर पावर फैक्टर। बताओ। अच्छा, यहाँ से इम्पीडेंस को ले लो, यहाँ पर Z को निकाल लो, Z2 का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, R का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 0.8 0.2 मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू √2 आएगा। तो रोटर पावर फैक्टर हम जानते हैं R2 अपॉन Z2। तो R2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, इम्पीडेंस का वैल्यू √2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा,
बताओ फाई का वैल्यू कितना आएगा? cos फाई सर 0.707। 0.707 लैगिंग। ज्यादातर क्या होता है, पावर फैक्टर का मैक्सिमम कंडीशन में पावर फैक्टर का वैल्यू 0.707 ही रहता है। ठीक है, ये हमने दिखाया था। तो ठीक है, अब चलो हम टॉर्क में जाते हैं। इसको समझ आया ना? हाँ, समझ आया ना? यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पर ये रनिंग कंडीशन अगर होता तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। मतलब कि ये जो कंडीशन है r2 = x2, ये कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगा? देन कंडीशन होगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू s इंटू x2। यहाँ पर एक s ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब s के साथ x2 के साथ s मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला इक्वेशन यहाँ पर लेना होगा। तो अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल को टॉर्क से। ठीक है, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, 3 फेज, 50 हर्ट्ज, 4 पोल, star connected, induction motor has a full load speed of 1425 RPM। ठीक है, and the rotor has an impedance of impedance का वैल्यू कितना है? 0.4 प्लस j of 4 ओहम। and rotor to stator turn ratio is 0.8। ठीक है, रोटर टू स्टेटर टर्न रेशियो कितना है? 0.8। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहला फुल लोड टॉर्क, दूसरा क्या है? रोटर करेंट, एंड नंबर 3 फुल लोड रोटर कॉपर। ठीक है, PU कॉपर लॉस, ये हमें निकालना होगा।
देखो टॉर्क जब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हमारा लोड मोटर का जो जब हम लोड बढ़ाते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं तो टॉर्क भी इंक्रीज होता है। तो टॉर्क अगर इंक्रीज होता है तो प्राइमरी इनपुट के साथ कोई रिलेशन है ना, मतलब इनपुट पावर भी तो बढ़ेगा। मोटर का लोड अगर हम इंक्रीज करेंगे, मोटर का करंट बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। तो ये आ कहां से रहा है, मतलब कि इनपुट पावर भी हमें बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। हाँ। तो इनपुट पावर कैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है बताओ तो, दीपिका बताओ। जब तुम उस टाइम पे तुम बताने वाली थी, तो बताओ तो एक्चुअली हो क्या रहा है। सर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो बैक ईएमएफ भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इनपुट करंट भी इंक्रीज होगा यस तो यस। इनपुट पावर इंक्रीज हो रहा तो वहां पर क्या हो रहा है कि हमारा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जब रोटर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है उस कॉज को ही वो अपोज करता है। तो उस कॉज को अपोज करने के बाद क्या होता है, हमारा वहां पर स्टेटर का जो फ्लक्स है, फ्लक्स को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम अगर हो जाएगा तो वहां पर जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा। तो बैक ईएमएफ कम अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा जो सप्लाई करंट है, सप्लाई करंट बढ़ जाएगा, तो इनपुट पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टॉर्क का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पर ये जो 440 जो वोल्ट है, 400 जो 40 वोल्ट है, ये कौन सा वैल्यू है बताओ तो। 400 जो 40 वोल्ट है, ये किसका वैल्यू है? देखो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ो एक बार। अब 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल star connected induction motor has a full load speed of 1425 rpm, ठीक है, and the rotor has an impedance of 0.4 plus j of 4 ohm, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यू सारे के सारे वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ये कौन सा साइड का है बताओ। ये जो 440 वोल्ट प्राइमरी साइड का। मतलब कि ये 440 किसका वैल्यू है, E2 या E1 का? E1 का सर। E1 का वैल्यू है। ये हमारा जो 440 वोल्ट है ये E1 का वैल्यू है, मतलब के सप्लाई साइड का, ठीक है। अब देखो 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, मतलब 1425 आरपीएम में मोटर अब घूम रहा है, ठीक है। रोटर का इम्पीडेंस हमें बताया है कितना है, 0.4 प्लस J4, एंड रोटर टू स्टेटर टर्न रेशियो इज कितना है, 0.8 है। ये जो टर्न रेशियो है ये किसका वैल्यू है बताओ तो। देखो यहाँ पर इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर वाला जो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, वही है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया है। तो यहाँ पर स्टेटर रोटर टू स्टेटर टर्न रेशियो, मतलब के ट्रांसफार्मर में क्या होता था, सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, N2 का N1। ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा है ना, याद है? ये कोई याद है? है। यस सर। हाँ। तो यहाँ पर ये जो 0.8 का जो वैल्यू है ये ए का वैल्यू है। इसको अप्लाई करके हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोटर का जो ईएमएफ है उस ईएमएफ को निकालना होगा, ठीक है। क्यों निकालना होगा, हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, फुल लोड टॉर्क, ठीक है। तो पहला पॉइंट ही हम ले लेते हैं। तो फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क मतलब मोटर जब फुल लोड में घूम रहा है कि नहीं, मोटर जब फुल लोड में घूम रहा है मतलब अंडर रनिंग कंडीशन, ये सारे के सारा जो हमें निकालना होगा ये रनिंग कंडीशन में है। जब भी फुल लोड बोलेगा तब क्या है, हम रनिंग कंडीशन का वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि फुल लोड
मतलब कि मोटर फुल लोड पे घूम रहा है, रनिंग कंडीशन, ठीक है। सो यहाँ पर फुल लोड टॉर्क का जो वैल्यू है, मतलब फुल लोड टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो क्या है, वो क्या है बताओ, कौन बताएगा? अनिमा कुमारी बताओ। अनिमा, यस सर। हाँ, हमारा जो फुल लोड टॉर्क का जो फॉर्मूला क्लास में हमने दिखाया था वो क्या है? फुल लोड मतलब टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है। अंडर रनिंग कंडीशन मतलब टीआर का जो वैल्यू था वो कितना था, टीआर का जो फॉर्मूला था क्या था बताओ। अच्छा, अभी अभी 1 मिनट ही बचा है, ठीक है। तो अगर कट जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाए। तो बताओ, फॉर्मूला को बताओ। अनिमा कुमारी, पिछले क्लास किए थे? नो सर। तो किसी से पूछा नहीं? मैंने क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है, किसी से पूछा नहीं? नोट्स नहीं लिए उसके पास से? सर लिए है सर।